जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के हिंदी के सब्जेक्ट के लिए। जी हाँ बच्चों, बेसिकली आज की इस एक ही वीडियो के अंदर हम हिंदी की आपकी जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली, इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम एक ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जी हाँ, अभिव्यक्ति माध्यम के हम उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बच्चों डिस्कस करेंगे जो आपसे हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले 10 साल के पेपर से मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकाले हैं जो कि हर बार आते ही आते, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना कि जिनके चांसेस होते हैं हर बार पेपर में आने के, तो उनको मैं आपको लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभिव्यक्ति माध्यम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा। बस आपने करना क्या है, आप वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे, ओके, कीजिएगा अभी। सबसे पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, संचार शब्द की उत्पत्ति तथा अर्थ समझाइए। सिंपल सा, हमें क्या समझाना है, संचार शब्द को परिभाषित करना एक तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है संचार, इस संबंध में देखिए पहले तो मैं ये बताऊं, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन के अंदर से क्या क्या एमसीक्यू निकल सकता है वो भी आपको समझाऊंगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू सारे कंप्लीट होंगे। ठीक है, अर्थ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो संचार जो शब्द है इसका उत्पन्न हुआ है चर धातु से, और संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। जैसे कि इस ए स्थान से बी स्थान पर पहुंचना। अब ये कैसे पहुंचना है, क्या होता है, इसके बारे में समझिए। तो पहले हम दो व्यक्तियों का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है जब आपस में सूचनाओं का, यानी कि किसी बात को लेकर घटना होती है उसको बात को लेके अपने विचारों का या फिर भावनाओं का जब आदान प्रदान होता है उसको हम संचार कहते हैं। जैसे कि ये एक ए बंदा रहता है इस का वाले गांव में, ये बी बंदा रहता है इस खा वाले गांव में। तो इन दोनों के बीच में जैसे बी के गांव में कोई घटना हो जाती है तो वो ए को बताता है, भाई यहाँ पे मैं आपको सूचना भेज रहा हूँ, ये घटना हो गई है, इस बारे में मेरे ये विचार है, ऐसी बात नहीं हो रही, तुम भी आ जाओ देख लो, इस तरीके से वो चला ना जाए, ऐसा कुछ है ना। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं संचार। ठीक है, अब ये जो संचार होता है ये कई तरीके से होता है। जैसे कि मौखिक रूप से, यानी कि सामने बोलकर हो सकता है, लिखित रूप में हो सकता है, दृश्य अश्लील माध्यमों के द्वारा हो सकता है, यानी कि संकेत के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये वीडियो के द्वारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूँ अभिव्यक्ति माध्यम के, तो ये क्या है, ये लिखित भी है और लिखित के साथ में ये श्रव्य भी है। ठीक है, अब संचार प्रक्रिया में क्या होता है, जो संचार देने वाला होता है, यानी कि जो सूचना देने वाला होता है और जो सूचना पाने वाला होता है, इन दोनों का ही सक्रिय होना आवश्यक है। जैसे कि मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभिव्यक्ति माध्यम के, ठीक है, तो मैं सक्रिय हूं, आपको पूरी पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी है सूचना पाने वाले के अकॉर्डिंग कि आपको समझना है अच्छी तरीके से, ये बात आ जाती है। ठीक है, तो आगे समझ में संचार शब्द की उत्पत्ति तथा अर्थ को कैसे समझ सकते हैं। ओके, अब बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छे तरीके के आपको समझाऊंगा। जैसे प्रश्न क्या है, संचार के विभिन्न तत्वों को लिखिए। ठीक है, तो संचार जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है स्रोत। अभी मैं ना एक इमेज भी लूंगा, पहले आप वर्ड के अकॉर्डिंग समझिए फिर इमेज के माध्यम से समझो। ठीक है, तो स्रोत क्या होते हैं, स्रोत जो है ये संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। जो व्यक्ति अपने संदेशा सूचना को अन्य तक पहुंचाता है वह स्रोत या संचारक कहलाता है। अब देखो संचारक कौन हो सकता है, जैसे कि हम मनुष्य हम संचारक हैं, पशु पक्षी वो संचारक है, जानवर वो भी संचारक है, क्योंकि वो हम क्या करते हैं, अपनी बात को किसी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जब संचार किया जाता है तो उसका जो सबसे पहला कदम होता है वो खुद एक व्यक्ति होता है जो अपनी संदेश सूचना भाव को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, अब दूसरा आता है कोटिकृत या फिर एनकोडिंग। ठीक है, कोटिकृत या फिर एनकोडिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता को होना चाहिए और प्राप्तकर्ता दोनों को। जैसे कि मेरा संदेश ये है कि मैं आपको अभिव्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊं, तो एक संचारकर्ता के रूप में मैं क्या करता हूं, आपको अच्छी तरीके से, मेरे को पता है कि मुझे आपको कैसे समझाना है। वहीं अब आपका ये फर्ज है प्राप्तकर्ता होने के नाते कि आप उसे अच्छे से समझें कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ठीक है ना, तो इसको हम एनकोडिंग या कोटिकृत बोल देते हैं। अब आता है तीसरा। तीसरे का मतलब होता है सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं आपको संचार कर रहा हूं कि अभिव्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मेरा टारगेट एकदम सफल है, मेरे मतलब स्पष्ट है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूं। लेकिन वहीं अगर मैं आपको थोड़ी भूमिका बनाता, फिर कुछ एग्जांपल देता, उसके बाद बताता, तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता आपके लिए, है ना। तो समझ में आ गया, पहला क्या होता है, पहला होता है स्रोत जो संचार करना चाहता है, दूसरा होता है दोनों का जरूरी होता है मतलब कि प्राप्तकर्ता और संचारकर्ता का संदेश की भाषा का ज्ञान, और
जो संदेश है ये स्पष्ट होना भी जरूरी होता है। अब इमेज के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अब तीसरा होता है, तीसरा तो हो गया, चौथा होता है माध्यम, ठीक है, यानी कि किसके जरिए आप संचार करते हैं। जैसे मेरा जरिया क्या है, मेरा जरिया है मोबाइल फोन इंटरनेट के द्वारा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मतलब पांचवा क्या है, डी कोडिंग, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। जैसे कविताएं होती है, मैं आपको कविताएं समझाता हूँ, तो उसमें निहित अर्थ आपको स्वयं समझना होता है। जैसे मैं आपको ये संचार के तत्व समझा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि मतलब क्या है इन सभी चीजों का, ठीक है। अब छठा क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि फीडबैक के द्वारा ही हमें ये पता चलता है संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे ये कहता हूँ कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं वीडियो समझा रहा हूँ, तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक इन द सेंस कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। और सातवां क्या होता है, सातवां होता है शोध। शोध को हम ये कह सकते हैं जब आप संचार कर रहे होते हैं तो उस बीच कोई रुकावट जो आती है उसको हम शोध कहते हैं। ये मानसिक रुकावट हो सकती है, जैसे कि आपका मूड खराब हो जाना, या फिर तकनीकी हो सकती है, या फिर भौतिकी भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं। अब एक एक करके हम आपको इसे समझाते हैं अकॉर्डिंग टू जो एक पिक्चर है उसके, ठीक है, जिससे कि आप हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए। ओके, एक सेकंड, पहले इसको बड़ा करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, संचार का हमारा सबसे पहले तत्व क्या है, संचार है। तो एग्जाम्पल के लिए एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है, फोन लगा रहा है, ये संदेश देना चाहता है। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा स्टेप, संदेश। क्या संदेश देना चाहता है, उस लड़की को फोन करके कि क्या कल तुम दीपावली मेले में घूमने के लिए चलोगे, ये संदेश देना चाहता है ये बंदा। तो इसके लिए माध्यम क्या है इसके पास, इसके पास माध्यम है फोन। तो फोन मिलाता है इस लड़की को और कहता है अच्छा सुनो, कल दिवाली में चलते हैं, दिवाली मेले में घूमने के लिए। अब ये लड़की क्या है, लड़की है प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर है। अब जैसे ही क्वेश्चन किया उसने, मेले में घूमने चलोगी, तो लड़की हाँ हूँ ना, मम्मी भाई पापा से पूछ के बताओगी, कुछ इस तरीके से क्या करती है, अपना फीडबैक देती है। फीडबैक दिया, अब इस तक ये पहुंच गया। अब इस पूरी प्रक्रिया में अगर कहीं पे शोर आ गया, शोर का मतलब क्या हो गया, वही कोई चिल्ला चिल्लाना नहीं, मतलब जैसे ही इसने फोन किया, सिग्नल नहीं आया और वो कट गया, फोन कट गया ऑटोमेटिक। कई बार 2 घंटे जाती है ऑटोमेटिक कट जाता है, कई बार फोन नहीं लगता 2-3 बार, कभी पोर्ट सिम करवा लेते हैं ना तब नहीं लगता ऐसा। तो वही चीज है कि जब सिग्नल में रुकावट आती है तब हम उसको शोर बोल देते हैं। मतलब जब रुकावट आती है तो हम उसे बेसिकली क्या बोल देते हैं, इसके बारे में। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि कौन कौन से आपके पार्ट यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहला होता है स्रोत, यानी कि जो संचार करना चाहता है, दोनों का जरूरी है, संदेश आ जाता है, और बाकी की ये पार्ट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आएगा हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संचार के विभिन्न प्रकार लिखिए। तो संचार के टोटली जो प्रकार हैं वो टोटल है यहाँ पे 5 से 6, जिसमें से मेन 4 आते हैं, 2 अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला आता है बच्चों संचार का सांकेतिक संचार। मतलब जब संकेतों के द्वारा बात समझा जाए, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको बात कुछ ना समझा पाऊं, तो मैं क्या करता हूं, आपको कुछ इस तरीके के संकेत के माध्यम से समझा दे। जैसे कि मैं आपसे अभी कह रहा हूं कि संचार के प्रकार मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो संचार के प्रकार आप ना समझ पाए, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपका ध्यान यहाँ पे जाए। तो ये संकेत है बोलने के साथ में, कई बार बोलने के द्वारा ना समझा पाऊं, ये सारी चीजें कोई ड्राइंग बना देता हूं उसके माध्यम से। अब दूसरा आता है मौखिक और अमौखिक संचार। देखिए दोनों का मतलब क्या होता है। एक बात आती है मौखिक की, तो मौखिक में जब हम अपना मुंह खोलते हैं, यानी कि अपना जीभ गला ऑक्सीजन वगैरह इस तरीके से, तो जब हम अपना मुंह खोलते हैं और अब ध्वनि निकालते हैं, बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, तब हम उससे बोलते हैं मौखिक संचार। लेकिन जब हम उन्हें बिना कुछ बोले अपने हाव भाव से उसे बातों को समझा देते हैं, तब हम उसे अमौखिक संचार बोलते हैं, ठीक है। अब आता है तीसरा अंतः व्यक्तित्व और चौथा अंतर व्यक्तित्व। कई बच्चे इस बात को लेकर डाउट हो जाते हैं। देखिए, एक है अंतः व्यक्तित्व संचार और दूसरा है अंतर व्यक्तित्व संचार। ध्यान से समझिए, अंतः और अंतर दोनों में अंतर है, ठीक है। अंतः की बात करते हैं तो जब व्यक्ति अपने से बात करे, अर्थात मन ही मन में प्रश्न करे और उत्तर भी दे, वही अंतः व्यक्ति संचार। यानी कि इसे हम ये कह सकते हैं सेल्फ, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस इस तरीके से कि अपने अंदर ही अंदर बात करना, उसको बोलते हैं अंतर व्यक्ति संचार। लेकिन जब बारी आती है अंतर व्यक्ति की, तो इसका मतलब क्या है, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करते हैं तो उसको अंतर व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। 4 पार्ट आपके कंप्लीट, 2 यहाँ पे और हैं। अब आता है पांचवा समूह संचार। इसका मतलब क्या होता है, जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या फिर चर्चा करता है तो उसे संचार बोलते हैं। जनसंचार क्या होता है,
जब हम समूह से यांत्रिक तकनीक के माध्यम से बात करते हैं, यानी कि जैसे आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके बात करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे हैंडल्स हैं जिसको लेके आप बात करते हैं। जैसे मैं लाइव क्लास लेता हूँ कभी-कभी आपकी, तो उसमें क्या होता है, वो एक जनसंचार है मेरा। अब ये माध्यम अखबार भी हो सकता है, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा या इंटरनेट, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे संचार के प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे जैसे एक संकेत के द्वारा, मुंह को खोलकर और बिना मुंह को खोले संकेतों के द्वारा, ठीक है। हावभाव से अंतर्वैयक्तिक यानी कि खुद से बात करना, अंतर्वैयक्तिक यानी कि जब दो व्यक्ति मिलकर बात करें, समूह संचार, जनसंचार, इस तरीके से आ जाता है। ठीक है? तो अभी तक हमने आधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिए। अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और अपना भी फीडबैक मुझे जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपको जो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है? आइए आगे बढ़ेंगे बिना देरी करते हुए। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अब आपके मेनली एमसीक्यू यहाँ से शुरुआत हो जाएंगे। इसमें रेडियो के बारे में, ठीक है, टेलीविजन के बारे में, इंटरनेट के बारे में, समाचार पत्र के बारे में, प्रिंट माध्यम के बारे में, इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4th कहता है, रेडियो के विकास का वर्णन कीजिए, यानी कि रेडियो कैसा है, क्या है, इसके विकास का वर्णन। ठीक है? तो अब यहाँ पे आपके बहुत सारे एमसीक्यू भी कंप्लीट होंगे और क्वेश्चन भी। रेडियो जो है बच्चों, ये जनसंचार का कैसा माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और सबसे सस्ता भी होता है ये वाला माध्यम। ठीक है? 1895 में इटली के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जी मार्कोनी। इन्होंने वायरलेस की खोज की थी। उसी को हम रूपांतर देते हुए क्या बोलते हैं, रेडियो बोलते हैं। ठीक है? 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम सबसे पहले प्रसारित हुए थे। ठीक है? किसके द्वारा? मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग के द्वारा। ठीक है? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है और आज वर्तमान में तकरीबन 350 से ज्यादा निजी रेडियो स्टेशन का जाल बिछाया जा चुका है, क्योंकि गरीब लोगों के लिए रेडियो ही सबसे बड़ा माध्यम होता है। ठीक है? तो रेडियो के विकास का पार्ट आपको कंप्लीट हो गया। अब देखो एमसीक्यू क्या क्या बनेगा। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है, या फिर रेडियो कैसा माध्यम है, तो श्रव्य माध्यम। ठीक है? रेडियो माध्यम की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो ये की थी इटली के एक व्यक्ति थे जी मार्कोनी। कब? 1895 में। सबसे पहले रेडियो जो कार्यक्रम थे ये कहां पे प्रसारित किए गए थे, तो मुंबई में प्रसारित किए गए थे। ठीक है? कब? 1921 में। किसके द्वारा? टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग के द्वारा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में। वर्तमान में कितने लगभग निजी स्टेशन का जाल बिछ चुका है वर्तमान भारत में? तकरीबन 350 से अधिक। ठीक है? तो 6 से 7 आपके एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं रेडियो के बारे में। ठीक है? अगला क्वेश्चन, टेलीविजन विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है? ध्यान से समझिएगा। टेलीविजन क्या है? टेलीविजन दृश्य और श्रव्य माध्यम है, यानी कि जिसे आप देख भी सकते हैं, जिसे आप सुन भी सकते हैं। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया था। यानी कि जब हम टेलीविजन के विकास की बात करते हैं, ठीक, एक सेकेंड, हाँ, जब हम टेलीविजन के विकास की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 1927 से। कैसे सर? क्योंकि 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज कहाँ पे थी? न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। ठीक है? 1936 में बीबीसी, बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसने अपनी सबसे पहले टेलीविजन सेवा प्राप्त की थी। भारत में अगर हम शुरुआत की बात करें तो भारत में टेलीविजन की बच्चों जो शुरुआत थी वो 15 सितंबर 1959 को हुई थी, जिसका उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है? 15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस की विधिवत टीवी सेवा प्रारंभ हुई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में विधिवत जो टेलीविजन सेवा थी वो कब प्रारंभ हुई थी, तो 15 अगस्त 1965 में। उसके बाद आकाशवाणी से अलग करके जो टेलीविजन है इसको दूरदर्शन का नाम कब दिया गया था? 1 अप्रैल 1976। ठीक है? तो अब बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। क्या क्या एमसीक्यू बनेंगे? तो सबसे पहले बात बनेगी कि सबसे पहले जो कार्यक्रम थे टेलीविजन के, ये विश्व में कहां प्रसारित हुए थे? तो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में। कब हुए थे? 1927। ठीक है? भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 को। उद्देश्य क्या था? शिक्षा को प्रसारित करना। ठीक है? उसके बाद में जो विधिवत सेवा थी वो 15 अगस्त 1965 से हुई थी और आकाशवाणी से दूरदर्शन का नाम अलग किया गया था, मतलब आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नाम रखा गया। तो कब हुआ था ये? 1 अप्रैल 1976 को। ठीक है? कंप्लीट हो गया आपका
टेलीविजन के बारे में ये पार्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब बारी आती है सिनेमा की, सिनेमा यानी कि जो मूवीज होती है इसके बारे में। तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ कंप्लीट होने वाले। देखिए सिनेमा बेसिकली है क्या? सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। यानी कि जो सिनेमा होता है वो मनोरंजन भी हमारा करता है, हमें सूचना भी देता है, ज्ञान भी देता है, संदेश देने का भी काम करता है। ठीक है, बेसिकली सिनेमा का जो आविष्कार हुआ इसका श्रेय जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को। ठीक है, सिनेमा के श्रेय किसको जाता है? थॉमस अल्वा एडिसन को। इन्होंने 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म जिसका नाम था दी अराइवल ट्रेन बनाई थी। कौन सी? दी अराइवल ट्रेन बनाई थी। और इसी को देखते हुए भारत में पहली फिल्म बनी थी 1913 में जिसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। और किसने बनाई थी? दादा साहब फल्के के द्वारा। ठीक है, 1931 में पहली बार बोलती फिल्म भारत में बनी थी आलमारा। ठीक है, इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। यहाँ हिंदी के अतिरिक्त और भी क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है तो उन पर भी फिल्में बनती हैं। ठीक है, तो ये आपको सिनेमा के विकास के बारे में पूरी बात पता होगी, पहले नॉर्मली कैसी थी विश्व में भी और भारत में। अब हम बात करते हैं इसके एमसीक्यू के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। ठीक है, सबसे पहली फिल्म विश्व में कौन सी बनी थी? द अराइवल ऑफ ट्रेन। कहां पे बनी थी? फ्रांस में। कब बनी थी? 1854 में। भारत में सबसे पहली मूक फिल्म कब बनी? 1913 में। नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। किसके द्वारा बनाई गई थी? दादा साहब फाल्के के द्वारा। भारत में सबसे पहले या फिर विश्व में सबसे पहले बोलती फिल्म कब बनी थी? ये 1931 में। नाम क्या था? आलमारा नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे 8 से 10 एमसीक्यू सिनेमा वाले जो हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेट के विकास का वर्णन कीजिए। भाई ये तो एक ऐसा प्रश्न है जिसे बहुत से बच्चे तो आसान तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे इंटरनेट वर्तमान के समय में आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा क्या है? इंटरनेट। रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि इसमें पुस्तकालय की भी सारे के सारे गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, रेडियो वाले गुण, टेलीविजन वाले गुण, सिनेमा, किताब, इन सभी के गुण आपको मोबाइल फोन इंटरनेट में देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका फोन है तो अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है, कोई बुक नहीं, तो फोन में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। सब कुछ उसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, बेसिकली इंटरनेट जो है ये एक अंतःक्रियात्मक माध्यम है जिसमें प्रयोगकर्ता मूक दर्शक नहीं है, वह चर्चा बातचीत का हिस्सा बन जाता है। यानी कि अंतःक्रियात्मक का मतलब होता है कि वो केवल और केवल देखने लायक ही नहीं बल्कि उसके लिए क्रिया करने लायक भी बंदा है, ऐसा है। ठीक है, तो इंटरनेट तो भाई मूक दर्शक बनते नहीं, हम क्या करते हैं अपनी बातों को रखते हैं लोगों के सामने, कुछ भी अच्छा नहीं लगता हमें तो, है ना। उसके बाद इंटरनेट ने संचार की नई भावनाएं जगा दी हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया इंटरनेट। अश्लील पन्नों व आपराधिक गतिविधियों के कारण इसके दुरुपयोग की घटनाएं सामने आती जा रही हैं। यानी कि वर्तमान में अगर हम बात करें इसके इंटरनेट के विकास के बारे में तो बहुत से लोग इससे अपना पैसा कमा रहे हैं, समृद्धि कमा रहे हैं और बेसिकली लोगों को इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन वहीं जो लोग हैकर होते हैं, आतंकवादी, वो क्या करते हैं? इसको अपनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और लोगों को इमेल्युएट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उन चीजों को। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो इंटरनेट के विकास के बारे में कुछ कुछ अच्छी बातें और एक आधी गलत बातें हमने लिखी, सिंपल सा है ना। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है जनसंचार माध्यमों का प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि हमारे जो भी जनसंचार के माध्यम है जैसे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, समाचार, तो आखिर क्या प्रभाव पड़ता है इसका लोगों पर, क्यों हम ये कर रहे हैं आखिरकार। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस है। देखो, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव निम्नलिखित है। जनसंचार माध्यमों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं करते। आप सपोज करो आपके पास ना मोबाइल फोन है, ना हाथी घोड़े हैं, ठीक है, ना ही तो आप किसी की दूर तक जा सकते हैं, आप घर पे ही रहते, रोड टूटे पड़े आपके। अखबार पढ़े बिना किसी की सुबह नहीं होती। कोई जो है रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से अपना मनोरंजन करता है, संगीत सुनता है, सूचना सुनता है, ये सारी चीजें। तो जनसंचार माध्यमों के बिना अगर हम अपने जीवन की बात करें तो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भाई हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? कुछ लोग तो करंट अफेयर्स देख के करते हैं, ठीक है, कुछ अखबार पढ़ के करते हैं, कुछ रेडियो और टेलीविजन सुन के पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें ज्ञान
विज्ञान की, बाजार की, भाव के ये विज्ञापनों में देखने को मिल जाते हैं। इंटरनेट का प्रयोग आज के समय पे शादी ब्याह के लिए हो रहा है, ठीक है, टिकट बुक करवाने के लिए हो रहा है, कोई भी बिल जमा करना हो तो उसके लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। बैंक के काम घर से ही हम कर लेते हैं, घंटों लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे मान लो वर्तमान में ना जो पूरी की पूरी दुनिया है वो किससे जुड़ चुकी है, इंटरनेट से, ठीक है। उसके बाद हाँ ये बात जरूर है कि जनसंचार माध्यमों का सदुपयोग तो हो रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इससे नेट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जहां सिनेमा, टीवी वास्तविकता से परे काल्पनिक समुदाय को बहुत पाल रही होती है, ठीक है, वहीं वे अपराधों के नए नए तरीके सिखा देते हैं। जैसे कोई भी मूवी निकलती है, ठीक है, कोई भी कोई स्टोरी या धारावाहिक निकलता है, तो उसमें चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए जो भी तरीके सुझाए जाते हैं ना, तो जो लोग ऑलरेडी इस चीज में शामिल होते हैं वो भी उनको देख के सीख लेते हैं, ठीक है ना, उससे मॉडिफिकेशन करते हैं और खुद भी बहुत बड़े खतरनाक बन जाते हैं। बस ये बातें हैं, ठीक है। वे वर्तमान में क्या है कि डिजिटल माध्यम के माध्यम से हिंसा फैलाई जा रही है। अश्लीलता जो है ये युवा वर्ग को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। एक दो पॉइंट और है इसके कि विज्ञापनों के जाल में मनुष्य वर्तमान में क्या है, फंसता चला जा रहा है, ठीक है। अखबार और टेलीविजन चैनलों के कुछ खास मुद्दों को चला जाता है, जैसे कभी किसी की कोई कंपनी गिर जाती है, उठ जाती है, कुछ भी होता है, तो हमेशा चैनल पे वही बात आएगी, ठीक है ना, न्यूज के। उसके बाद कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहां एक और लोग शिक्षित है, तो सचेत हैं, सोच समझकर काम करते हैं, जागरूक हैं, वहीं कुछ और नागरिक में नकारात्मकता, भ्रमितपन और पथभ्रष्ट चरित्र खराब होने का डर बना हुआ है, ठीक है। एक जागरूक पाठक व श्रोता होने के नाते हमें अपने आंखें, कान, दिमाग ये खोल के रखने चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल ऑफ योर दिस वन, ओके। तो जनसंचार माध्यमों के प्रभावों का वर्णन कीजिए। आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, क्या बच्चों? तो इस तरह से आज की ये जो वीडियो थी हमारी अविक्तीय माध्यम वाली, ये हमारी कंप्लीट हो, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन देखिए जितना हो सकता था मेरी तरफ से संचार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी आप सभी को वीडियो कैसी लगी, आप हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए जो पूछा है आपसे कि वीडियो कैसी लगी, साथ ही अगर आप किसी और टाइप की वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को, एक सेकेंड, हाँ, जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा। अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। और जैसा कि संचार का एक तत्व क्या होता है, छठा वाला तत्व होता है फीडबैक, तो उसी तरीके से आप भी हमारे संचार के माध्यम से फीडबैक हमें जरूर दें कि जो समझाया आपको समझ में आया या नहीं। बाकी आप सभी को हिंदी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अभी नई और भी वीडियोस लेके आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।